सभी को नमस्कार साथियों। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 से मैथ्स से आधारित इस वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। वास्तविक संख्या में आज हम पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। पिछले जो वीडियो पढ़े थे हमने 3, उसमें हमने यूक्लिड विभाजन पर आधारित समस्याओं का समाधान किया था, एचसीएफ याद करना पड़ा था। आज हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय पर उसको पढ़ेंगे और उसके आधार पर भी हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, और अभाज्य गुणनखंड के आधार पर एचसीएफ है और एलसीएम महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती है कैसे ज्ञात किए जाते हैं, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें गणित की आधारभूत प्रमेय आखिर है तो क्या है। अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है, जिसको हम आधारभूत प्रमेय भी कह सकते हैं, तो इस प्रमेय का जो है उल्लेख सबसे पहले है यूक्लिड ने ही किया था अपनी पुस्तक एलिमेंट्स में 14वें साध्य के रूप में। परंतु अगर हम कहें कि एक उपपत्ति के रूप में अगर सबसे पहले अगर इसका उपयोग किया तो वो किया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ये एक गणितज्ञ था और उसको है गणित का राजकुमार भी कहा जाता था, गणितज्ञों का राजकुमार भी कहा जाता था। कार्ल फ्रेडरिक गॉस तो बड़ा अच्छा टैलेंटेड था गणित में। तो उसने एक उपपत्ति के रूप में अंकगणित की मूल प्रमेय जो आधारभूत प्रमेय है इसका सही रूप है प्रस्तुत किया था। हालांकि सबसे पहले ये माना जाता है कि यूक्लिड ने इसको दिया था। अब है क्या है, तो हम देखें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, किस चीज़ को, कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या को टुकड़ों में बांट कर अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। और ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, कि उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि अभाज्य जो गुणनखंड है उसमें क्रम क्या होगा, छोटा गुणनखंड पहले आएगा या बड़ा गुणनखंड बाद में आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे, बड़ा ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम एक संख्या लेते हैं 50, ठीक है। हम इसके गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो हम गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे छोटी संख्या से भाग देने की कोशिश करते हैं। एक को तो हम भाग दे नहीं दे, वो उसको गुणनखंड नहीं माना जाता है। गुणनखंड तो है परंतु वो उसकी कोई उपयोगिता वैसे है नहीं। तो हम क्या करें, 2 का भाग देते हैं। ये एक सम संख्या है, 2 का भाग दें 25 बार। फिर हम देखते हैं ये तो इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा। फिर क्या करेंगे, 5 का देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, अभाज्य संख्याओं के क्रम के रूप में बढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे पहले छोटी अभाज्य संख्या भाग देंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी का, तो भाग 5 का 5 बार गया। फिर देखो 5 में 5 का भाग 1 बार ही जाता है। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, हम लिखेंगे 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। अब कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, इसमें और भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, कि ये जो 50 है, अब उसमें हम क्या करेंगे, 2 की जगह हम क्या करेंगे, हमें लगता है यार इसमें तो सीधा 5 का भाग जाता है, तो 5 का भाग देते हैं। कितनी बार गया, 10 बार। अब 10 में किसका भाग जा रहा है, फिर 5 का भाग जा रहा है 2 बार, और फिर 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया, 1। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड लिखेंगे क्या, 50 बराबर 5 गुणा 2। यहाँ पर देखिए क्रम 2 पहले आ रहा था, यहाँ क्रम क्या है, 2 बाद में आ रहा है। तो हमें इस क्रम को ध्यान में नहीं रखना है। ये जो क्रम है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 पहले आए, छोटी अभाज्य संख्या पहले आए या बड़ी संख्या अभाज्य संख्या पहले आए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आएंगे तो वही। अगर इसको हम वापस से सुव्यवस्थित करें, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में लिखना चाहें इसको, तो हम इस ऐसे भी देख सकते हैं, 2 गुणा फिर 5 गुणा 5। तो ये तो बराबर ही तो है। तो ये जो क्रम है, जो अभाज्य गुणनखंडों का जो गुणनफल है, वो गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। यानी हमें उस क्रम की परवाह नहीं करनी, उस क्रम की परवाह किए बगैर हम निकाल सकते हैं। चाहे तो हम भाग देना शुरू करें, तो छोटी से छोटी संख्या से हमने यहाँ से छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू किया, या हमें बीच में हमें पता चल जाए कि किसी बड़ी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है, तो हम उसको पहले ले देते हैं, बाद में भी छोटी का दे लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंत में गुणनफलन है वो सबका, दोनों का समान आएगा। इसका गुणनफल ये आ रहा है, इसका गुणनफल भी यहाँ आ रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यही अंकगणित की जो मूलभूत प्रमेय है। और ये जो है
ये जो हमने जो गुणनखंड निकाला उसको हम क्या कहेंगे, गुणनखंड ट्री कहते हैं, फैक्टर ट्री। तो गुणनखंड वृक्ष भी कह सकते हैं। तो गुणनखंड वृक्ष क्या है, तो इस प्रकार ये गुणनखंड वृक्ष आप बना सकते हैं। तो इसके आधार पर है हमें गुणनखंड निकालेंगे, और गुणनखंड निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके अनुप्रयोग भी देखेंगे। तो अब सबसे पहले देखें कि अंकगणित की मूलभूत जो प्रमेय है उसका अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहला उपयोग है कि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलते हैं हम इसका जो प्रश्नावली 2.2 का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर। पहला प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जो संख्या दे रखी है हम उनमें से पहला ले लेते हैं। पहला लिया है, कितना है, 468। ठीक है। अब अगर हमें अभाज्य, एक चीज़ अब हमें ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या अगर आके होती हैं तो कौन कौन सी होती है। हम शुरुआत करते हैं गिनती में, एक ने तो भाज्य और नहीं अभाज्य। उसके बाद 2 है वो अभाज्य हैं, क्योंकि और अभाज्य होता क्या है आपको पहले भी बताया जाए, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जिस संख्या में शून्य और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। जैसे हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये संख्या रेखा में हम देखें एक ने तो भाज्य न भाज्य, इसको साइड में रखते हैं। फिर देखेंगे 2 में हम किसका भाग जाता है, खुद 2 का जाता है, इसके अलावा 1 का जाता है। 1 का तो सभी में जाता है, ठीक है, और खुद का तो सभी में जाता ही है। इसके अलावा कोई संख्या बची नहीं इधर, तो 2 क्या होगी, अभाज्य होगी। 2 क्या होगी, अभाज्य। ठीक है, जिसमें भाग चला जाएगा खुद के अलावा, 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का, तो वो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। 3 है, 3 में देखो 1 का भाग जाता है, खुद 3 का भाग जाता है, परंतु इनके अलावा किसी भी अन्य संख्या का, अब 3 से छोटी हो, बीच में कौन बच गया, 2 बच गया, उसका तो भाग जाता नहीं है, इसलिए 3 भी क्या है, अभाज्य है। 4 को पकड़े, 4 में देखें नहीं तो खुद का, इसमें खुद का तो भाग जाता है, 1 का भाग जाता है, इसके अलावा इससे छोटी जो संख्या उनमें से 2 का भाग इसमें जाता है। इससे जो यानी शून्य के और 1 के अलावा अन्य संख्या जो बच गई उनके बीच में, उनमें से किसी 1 का भाग जाता है या 1 से अधिक का भाग जाता है, तो वो क्या होगी, भाज्य होगी। तो यहाँ 4 को हम क्या लिखेंगे, भाज्य। इसी प्रकार 5 है, 5 में देखें खुद का भाग जाता है, 1 का जाता है, परंतु इसके अलावा जो बच गई है 2 3 4, इसका भाग इसमें नहीं जाता है, इसलिए क्या होगी, अभाज्य। 6 में हम देखें 2 का और 3 का भाग जाता है, इसलिए क्या होगी, भाज्य होगी। 7 है, ये 7 क्या होगा, अब 7 में देखें 7 से जो छोटी जितनी भी संख्या है उनका भाग इसमें नहीं जाता, इसलिए क्या होगी, अभाज्य होगी। 8 में भाग जाता है 2 का 4 का, 8 भाज्य है। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 9 भी क्या होगी, भाज्य होगी। 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है, इसलिए भाज्य। 11 में देखें इससे छोटी भी किसी भी संख्या में या इनकी इससे छोटी जो संख्या है उनके पाड़े में क्या 11 आता है, क्या नहीं आता है। तो नहीं आता है, इसका हम लोग अभाज्य संख्या, हम ऐसे अभाज्य और भाज्य याद कर सकते हैं। तो हमें जो भाग देना होता है गुणनखंड के रूप में अगर लिखना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि अभाज्य संख्या का भाग दिया जाए। पहले हम 2 का भाग देने की कोशिश करेंगे, फिर 3 का भाग देने की कोशिश करेंगे, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का। ठीक है, उनमें से हम 2 3 और 5 का जो भाग देने के जो नियम है अगर हमें ज्ञात हो तो बड़ा आसान हो जाता है। तो भाग देने के नियम क्या है, इसको कहते हैं विभाजकता के नियम। विभाजकता के नियम, विभाजकता के नियम आपने पढ़े होंगे कक्षा 8 में। तो 2 के भाज्य होने के नियम क्या है, 2 से विभाजकता के नियम किस में 2 का भाग जाएगा, तो 2 का किस में हो जाता है, 2 क्या है कि सम संख्या है, और सम संख्या का किस में भाग जाता है, जो सम संख्या होगी, इकाई अंक क्या हो, सम संख्या हो। इकाई अंक के अगर किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, तो वो क्या होती है, किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या सम संख्या होती है और उसमें 2 का भाग जाता है। तो यहाँ से हम देखें ये एक 468 एक संख्या है, उसमें किसका भाग, इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 8 है, तो निश्चित रूप से इसमें 2 का भाग जाता है। अब हम देखें 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का
ये आपको ध्यान होना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके जीवन में हर जगह काम आता रहता है। 3 से विभाजकता का नियम क्या होगा? अगर किसी संख्या में हमें यहाँ से देखें तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि इकाई अंक कुछ हो और उसके आधार पर हम देखें भाग लगा दें, तो वैसा तो कुछ है नहीं। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि जितने भी जो अंक है संख्या में, जैसे ये 468 है, इसमें कितने अंक है? 4, 6, 8। इन सभी को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे तो 4, 6, 10, 8 कितना हो गया? 18। जो योग आया अंकों का उसमें क्या 3 का भाग जाता है? देखिए 18 में 3 का भाग जा रहा है 6 बार। 18 ये योग है वो 3 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होगा? वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो उसका हम उसमें 3 का भाग देख सकते हैं। तो अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा? उसमें 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा 5 से विभाजकता का नियम देखें तो वो तो बहुत ईजी है। 5 से विभाजकता का नियम तो बहुत ईजी है कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। हम 5 का पहाड़ा देख लें, 5, 10, 15, 20, 25, 30 सभी में यहाँ देखें इकाई अंक 5, 0, 5, 0, 5, 0। तो जो इकाई अंक क्या हो, 5 और 0 हो, उसमें 5 का पूरा भाग जाता है। तो जब कभी आवश्यकता पड़ जाए कि हम पहले 5 का भाग दें तो 5 का भाग दे सकते हैं, चाहे तो 3 का दें चाहे 2 का दें, किसी का भाग दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमें ये जो 3 नियम तो है वो अक्षरतः याद होने चाहिए। हालांकि इसके जो बाद के हैं, 7 के हैं, 11 के हैं, विभाजकता के नियम थोड़े हैं टेढ़े हैं, उन पर हम नहीं जाएंगे, परंतु मूल रूप से हमें 2, 3, 5 के अगर याद हैं तो हम फिर स्पष्ट हो जाएगा कि 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, फिर तो 7, 11, 13 को इनको टेस्ट तो करना ही है। तो मूल रूप से हम देखेंगे तो जो सभी अंक होते हैं लगभग 2, 3, 7 से हैं, 2, 3, 5 से विभाजित हो जाते हैं, नहीं होता है तो फिर आगे अगली प्रक्रिया हम देखते हैं। अगले अभाज्य अंक देख लेते हैं। 7 देखेंगे, 11 देखेंगे, 13 देखेंगे, 17 देखेंगे, 19 देखेंगे, 23 देखेंगे। तो हमें सबसे पहले 2, 3 और 5 के विभाजकता के नियम तो मालूम होने ही चाहिए। चलते हैं हम अपनी वापस समस्या के ऊपर। 468 हमारी समस्या थी, उसके हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमें वो गुणनखंड वृक्ष बनाए। ठीक है, चाहे तो ये खींच सकते हैं या छोड़े इसको। हम देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 468। इकाई अंक 8 हैं, 2 का भाग जाता है, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देखो, 4 में गया 2 बार, 6 बच गया 0, उतार लिया 6, 0 और 6, 6 में 2 का भाग गया 3 बार, बाकी रह गया 0, 0 और 8 कितने? 8, और 2 का भाग 8 में कितनी बार गया? 4 बार। फिर देखो इकाई अंक क्या आ रहा है? इकाई अंक फिर आ रहा है 2, इकाई अंक फिर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, सॉरी। तो इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दें, 2 में भाग जा रहा है, बिल्कुल एक बार जा रहा है, शेष 0 बचा, फिर उतार लिया 3, 3 में 2 का भाग एक बार जा रहा है, 2 एकम 2, बाकी बच गया 1, उतार लिया 4, 1 और 4 14 हो गए। 14 में किसका भाग जा रहा है? 2 का 7 बार भाग जा रहा है। अब यहाँ देखिए संख्या इकाई अंक के आगे 7 आ गया। अब इसमें भाग 2 का नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? ट्राई करेंगे 3 का। तो 3 का भाग देने के लिए हम क्या करेंगे? अंकों का योग करेंगे। 1, 1, 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 में 3 का भाग जाता है, तो बिल्कुल इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो हम इसमें 3 का भाग 3 यहाँ लिख देते हैं। 3 का भाग 1 में जाता नहीं, हम क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे। 11, 11 में 3 का भाग कितने गया? 3, 3 तिया 9, बाकी बच गए 2, उतार लिया 7, 27, और 27 में 3 का भाग कितनी बार गया? 9, 3, 27। और फिर देखें यहाँ 3 और 9, इकाई अंक 9 है, विषम है, तो हम दोनों अंकों को जोड़ें, कितना हो? 9 और 3 12, 3 का भाग जा रहा है 12 में, तो फिर 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3 और बाकी बच गया 0, उतार लिया कितना? 9, और 9 में 3 का भाग कितनी बार गया? 3 बार। अब देखें ये 13 स्वयं भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है स्वयं। 13 क्या है? स्वयं भी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम केवल खुद का ही भाग जाता है। 13 में 13 का भाग एक बार गया। इस प्रकार हम लिख सकेंगे कि 468 बराबर क्या हो गया?
2 गुणा ये जितने भी आएंगे इस तरह पे जिनका हमने भाग दिया था वो सभी उसको गुणा के रूप में हम लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 इस रूप में लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसको और आगे सरल करें तो उस रूप में हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 कितनी बार आया 2 बार, तो उसकी घात कितनी हो जाएगी 2। जितनी बार आ रहा है उतनी घात उसकी लिख देंगे। यहाँ क्या 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 13 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 1 लिख देंगे। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। अगर इस रूप में हम लिखेंगे तो HCF और LCM ज्ञात करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका दूसरा भाग देखें 945। ठीक है, गुणनखंड वृक्ष बना दे। भाग जो इसको ये भाग विधि है, ये भी एक तरह से क्या है एक भाग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर है 945 से लिखेंगे। अब देखिए इसमें भाग किसका आ जाता है। हम यहाँ देखिए इकाई अंक 5 है, तो झट से कहेंगे यार इसमें तो किसका भाग जा रहा है 5 का भाग जा रहा है, तो हम चाहें तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम अगर उससे पहले ये टेस्ट करना चाहें क्या 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 का तो हम जानते हैं इकाई अंक 5 है तो 2 का भाग है, नहीं जाएगा। तो इस संख्या में कभी भी 2 का भाग अब नहीं जाने वाला। इकाई अंक एक बार हमने टेस्ट कर लिया कि इकाई अंक 2 सम नहीं है तो 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो बाद में 2 का भाग कभी नहीं जाएगा। एक बार टेस्ट करने के बाद फिर ये बार बार हमें उस 2 को तो देखना ही नहीं है। 3 का देख लें तो 3 का देखें 9 4 13 और 5 कितने 18। 18 में किसका भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो इसमें भी क्या जाएगा 3 का भाग जाएगा। 3 का देखें 9 में भाग दिया 3 बार, बाकी बच गया 0 उतार लिया 4 4 4 में 3 का भाग 4 एकम 3 एकम 3, बाकी रह गया 1 उतार लिया 5 15, 3 में 3 का भाग 15 में 5 बार। ठीक है, ये संख्या आ गई। अब वापस इसको देखें, इन अंकों का वापस योग करें 3 1 4 5 9, यानी फिर 3 का 3 से विभाजित अंकों योग 3 से विभाजित है, फिर 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग 3 में 1 बार, बाकी बच गया 0 उतार लिया 1 0 1। अब इसमें भाग 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो नहीं जा रहा मतलब क्या 0 बार भाग जा रहा है, 0 बार भाग जा रहा है। जब भाग नहीं जाएगा एक अंक उतारने के बाद में फिर भाग नहीं जाता है तो हम 0 उतारते हैं। तो अब क्या करेंगे 0 उतारने के बाद फिर यहाँ 5 उतारेंगे। अब कितना हो 15, 15 में 3 का भाग 5 बार। फिर अंकों का योग हम करें, देखें कितना हुआ 5 है कितना हो गया 6, 6 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, सीधा 3 का भाग देते तो कितना हो देखो 3 का भाग 1 में जाता नहीं है, हम क्या करेंगे 10 में देंगे। कितना हुआ 3 3 9, बाकी बच गया 1 उतार लिया 5 15। फिर क्या देखें इसमें क्या 3 का भाग जाता है क्या, 3 और 5 कितने में 8, 8 में 3 का भाग जाता नहीं। तो अब 3 से अगली अभाज्य संख्या लेंगे 5, तो 5 का 35 में भाग जाता है क्या, इकाई अंक 5 है तो बिल्कुल जाएगा। 5 का भाग कितनी बार गया 7 पंजे 35। अब 7 है स्वयं एक अभाज्य संख्या है, जिसमें हम क्या करेंगे स्वयं 7 का भाग देंगे, तो कितनी बार गया 1 बार। अब इसको हमें गुणनफलन के रूप में हम लिख सकते हैं। तो गुणनफलन के रूप में हम लिखें तो 945 इक्वल टू 945 इक्वल टू कितना हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। चाहे तो हम इसको घातीय पदों के रूप में हम लिखना चाहें, 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 की घात 3, 5 कितनी बार है 1 बार, 5 की घात 1, 7 कितनी बार है 1 बार, 7 की घात 1। इस रूप में हमें लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ये अभाज्य गुणनखंड करने सीखे, यानी किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। ये अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, मूलभूत प्रमेय है, उसके आधार पर हम लिख सकते हैं। आगे के जो प्रश्न हैं आप स्वयं करें, 140 है, 3825 है, 20513, इनके आप है हल निकाले। अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है इसके अनुप्रयोग हम देखें तो पहला अनुप्रयोग हमारा था कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना, ये हमने निकालना सीख लिया। दूसरा जो इसका उपयोग है कि हम इसके माध्यम से HCF और LCM भी ज्ञात कर सकते हैं। तो HCF कैसे ज्ञात करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे कि जो विनिष्ट जो गुणनखंड होंगे, जैसे ये जो विनिष्ट गुणनखंड है इनमें से जो दो संख्या होगी, 2 से अधिक संख्या है, तो उनमें जो विनिष्ट गुणनखंड ले लेंगे और उनमें जो सबसे छोटी घात है, हमने घातीय पदों में लिखना भी लिखा था, तो उनमें से हम सबसे छोटी घात वाले
जो पद होंगे उनका गुणनफल करेंगे, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड और उभयनिष्ठों में भी उनकी सबसे छोटी घात, उन पदों का हमें गुणा करना है। जबकि एलसीएम में क्या होता है कि हम सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, जो भी चाहे उभयनिष्ठ आए या नहीं आए, सारे अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उनकी सबसे बड़ी घात लेंगे, उनकी सबसे बड़ी घात लें। तो एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड में आया, दूसरे में वो संख्या अभाज्य गुणनखंड में रूप में नहीं आ रही है, तो भी हम उसको लेंगे, यानी सारे अभाज्य गुणनखंड लेंगे और उनकी जो सबसे बड़ी घात होगी उनके गुणनफल को है आपस में गुणा करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और है कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो इसके बारे में हम पढ़ें, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न देख क्या दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम है बराबर क्या होगा, उन पूर्णांकों का गुणा। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है, तो केवल एक स्थिति में होता है जब पूर्णांक क्या हो, दो ही पूर्णांक हो, दो से अधिक पूर्णांक हो तो उसमें ये सूत्र काम में नहीं आता, ये सत्यापन वहाँ पर सही नहीं होता है। केवल दो संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम पर ही ये चीज़ लागू होती है। अब हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, हम लेते हैं पहला इसका पार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे भाग विधि से। तो भाग विधि से हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लें। 96 है सबसे पहले, 96 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, 48 बार, 48 में 2 का बार 24 बार। सम संख्या है इसलिए इकाई अंक सम आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देना बड़ा आसान है, आधा कर दो और 2 का भाग दिया 12 में, 12 का आधा 6, 6 में 2 का भाग गया 3 बार और 3 में 3 का भाग गया 1 बार। तो हम क्या लिखेंगे 96 इक्वल टू सॉरी अब बाद में लिखेंगे इसको। और उधर से हम देखें 404 है, उसके हमें गुणनखंड कर लें यहाँ इधर साइड में, तो ले लेंगे 404। 404 में इकाई अंक क्या है, 4 है, 2 का भाग चल जाएगा तो आधा कर दे 404 का 200, तो 202 में का भी आधा कर दे क्या हो गया 101, और 101 में किसका भाग जाता है, 101 क्या एक अभाज्य संख्या इसलिए खुद का ही भाग जाता है। तो हमारे पास इस प्रकार हम देखें कि जो 96 है वो किसके बराबर लिखा जाएगा, उसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम देखें, लेकिन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने आ रहा है, 2 और 3 5 बार है, 5 बार हो गए और 3, ठीक है। इसको हम घात के रूप में लिखें तो क्या हो, 2 की घात कितनी आएगी, 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो घात 5 गुणा 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो घात 1। उसी प्रकार हम देखें 404 को हम कैसे लिख सकते हैं, 404 बराबर 2 गुणा 101। अब इसको बराबर में देखें, 2 की घात कितनी आ रही है, 2 की घात आ रही है 2 और 101 की घात कितनी आ रही है 1। अब हम एचसीएफ देखें, इसका एचसीएफ क्या होगा, हाँ एचसीएफ ले लेते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू उभयनिष्ठ जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो यहाँ देखें उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, तो दोनों में यहाँ देखें कॉमन क्या आ रहा है, तो दोनों हम देखें कॉमन, यहाँ इसमें 2 है, यहाँ भी इसमें 2 है, तो इसका मतलब 2 कॉमन आ गए, ये हमने लिख लिया। इसके अलावा और कोई कॉमन आ रहा है क्या, 3 यहाँ ऊपर वाले में है, यहाँ नहीं है, 101 इसमें नीचे वाले में, ऊपर वाले में नहीं है, तो और कोई कॉमन नहीं आया। तो जब कॉमन नहीं आया तो हमारा 2 तो था ही। अब 2 की जो है जो कॉमन था उसकी जो न्यूनतम घात क्या है, इसमें 2 की घात कितनी है 5, इसमें 2 की घात कितनी है 2, तो न्यूनतम घात कितनी होगी 2, तो ये लिख दिया। और 2 की घात 2 का मतलब क्या, 2 गुणा 2 यानी कितना हो गया 4, 2 गुणा 2 का मतलब 4, 2 गुणा 2 इक्वल टू 4। तो ये इस प्रकार एचसीएफ कितना आ गया 4 आ गया। अब एलसीएम निकालें। एलसीएम क्या था कि जो भी अभाज्य गुणनखंड है उनकी जो अधिकतम घात है उनका गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल एलसीएम होता है। तो हम देखें
अभाज्य गुण कौन कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 101 आ रहा है। तो फिर लेकिन जो जितने भी अभाज्य गुण आए उसको हम गुणा में लिख देंगे, इसके अलावा तो कोई है नहीं। 2 है, 3 है और 2 आ गया 101। अब इनकी जो अधिकतम घात है वो लेंगे। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, दोनों में देखें, 2 की अधिकतम घात है 5, तो यहाँ लिख दिया 5। 3 की अधिकतम घात कितनी है 1, 101 की अधिकतम घात 1, इसको सरल करेंगे 2 की घात 5 मतलब 32, 2 को 5 बार गुणा में लिखें 32, 3 एकम 3, 3 की घात 1 और 101 की घात 1, गुणा करें 32 गुणा 3 को 101 से गुणा किया कितना हुआ 303, सरल कर ले तो गुणा आया 9696। अब वो कह रहा है हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया, हमने एचसीएफ ज्ञात कर लिया। अब वो प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्या सत्यापित कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणा है वो क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। एचसीएफ हमने ज्ञात किया, एलसीएम ज्ञात हो गया। अब सत्यापन पूछ रहा है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो दोनों पूर्णांकों गुणनफल, दोनों पूर्णांक क्या आते हैं 96 और 404। तो हम लिखेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल तो एचसीएफ हमारे क्या था 4 और एलसीएम कितना था 9696 बराबर पूर्णांक क्या थे, एक था 96 गुणा दूसरा था 404। इनको हम सरल करें, गुणा करें, 4 को 96 इससे गुणा करें तो कितना आएगा, तो आया 38,784। आप है रफ में गुणा करके देख सकते हैं। और 96 को अगर 4 से गुणा करें तो ये भी सेम आ रहा है 38,784, आप गुणा करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्यापन बिल्कुल सही है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम है वो निकाल कर उनको गुणा करें तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार आप अन्य क्वेश्चन भी है, इससे समझ अन्य पार्ट है, पार्ट 2 और पार्ट 3 है वो भी आप करें। पार्ट 2 है 236 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले, सेम ऐसी प्रोसेस होगी। उसी तरह 90 और 144 के एचसीएफ और एलसीएम निकाले और फिर ये सत्यापन कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम है बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। तो हमें क्या याद करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको गुणनखंड पक्ष के रूप में लिखेंगे और गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर उनको घातीय पदों के गुणा के रूप में लिखेंगे। जो ये आ गया गुणनफल के रूप में लिखा, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया, फिर उनको घातीय पदों के रूप में लिख दिया। फिर एचसीएफ क्या होगा कि जो उपनिष्ठ गुणनखंडों की होगी न्यूनतम घात का गुणनफल, यानी जो दोनों में जो कॉमन आ रहा है गुणनखंड उसकी न्यूनतम घात लेनी है, उनको गुणा करना है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए हुए हैं उनको गुणा में तो लिखना ही है, फिर उनकी जो घात क्या होगी वो सब की होगी अधिकतम, न्यूनतम घात नहीं लेना है। और सत्यापन में हम एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला जो क्वेश्चन संख्या होगा 2, 3 और 3, 4 और 5 है, उसका जो अध्ययन है हमें उन समस्याओं का समाधान है अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।